खूबसूरत होटल्स हों, रिजॉर्ट्स हों, स्टेट ऑफ द आर्ट एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हों या फिर कोई आलीशान सा घर हो, जो चीज़ इन्हें स्पेशल बनाती है वो होती है इनकी डिज़ाइंस। और आजकल ये जो डिज़ाइंस हैं ये सिर्फ ट्रेडिशनल तरीक़ों तक ही सीमित नहीं है। हमारे राजस्थान में आपको पर्शियन, इजिप्शियन आर्किटेक्चर सब कुछ देखने को मिल जाता है और इन डिज़ाइंस के पीछे जो छुपे हुए मास्टर माइंड्स हैं उनको आप तक पहुँचाने की कोशिश हम कर रहे हैं धीमा कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट्स दी आर्किटॉक्स में। मैं हूँ आपके साथ आपका अपना आरजे कार्तिक माय एफएम से, और आज हमारे साथ हमारे जो मेहमान हैं स्काईलाइन प्लानर से श्री अंकुर सिंह तंवर साहब और श्री कुणाल अरोड़ा जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों पिछले 18 सालों में 500 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो हैं सक्सेसफुली जो है डिलीवर कर चुके हैं। 500 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू धन्यवाद सर। और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप दोनों ने मिलकर के जो इतने सारे माइलस्टोन्स अचीव किए हैं, आई एम श्योर कि बहुत सारी प्लानिंग में अग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट दोनों चीज़ें होती होंगी, अग्री करके डिसएग्री करके। ये जो आपकी पार्टनरशिप रही है अब तक की इतनी शानदार, इसके पीछे का सीक्रेट क्या है? तो इसमें हम लोग साथ में काम करते हैं तो डिसएग्री और एग्री दोनों ही चीज़ें होती हैं। कुणाल जी कुछ प्रोजेक्ट्स में जैसे डिज़ाइन में किसी पार्ट में अच्छा कर रहे हैं तो उसका दूसरा पार्ट मैं देखता हूँ फाइनेंशियल हो गया, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी और रोल्स हम लोग डिसाइड करके चलते हैं, तब जाके हम लोग आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं। और ऐसे ही और डिसएग्रीमेंट्स तो पार्ट ऑफ डेली रूटीन है, क्योंकि डिसएग्रीमेंट से ही किसी भी प्रोजेक्ट्स का बेटरमेंट होता है। और बात सिर्फ इसमें ख्याल सिर्फ इस चीज़ का रखना होता है कि वेयर आई एम डिसएग्रीइंग, तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि सामने वाला मेरी बात को सुने, समझे, उसको समझ के फिर हम एक डिसीजन लें जो कि प्रोजेक्ट के लिए, ऑफिस के और बिजनेस के लिए बेहतर हो। तो यही चीज़ मुझे ध्यान रखनी होती है उस केस में जब मेरा पार्टनर उससे किसी बात में डिसएग्री कर रहा है। तो अगर हम लोग उस डिसएग्रीमेंट को समझते हैं, सामने वाली की बात को सुनते हैं, तो हर डिसएग्रीमेंट एग्रीमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, नहीं तो कभी कभी डिस्प्यूट में भी कन्वर्ट हो जाता है। अब मैं आपसे कुणाल सर जानना चाहता हूं कि आप लोगों ने होटल से लेकर के एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की हम बात करें, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की बात करें, सब कुछ आपने डिज़ाइन किया है। कौन सी कैटेगरी में आपको लगता है कि, या आपका एक्सपीरियंस बताइए, आपकी लास्ट तक जो है अनडू रीडू ये सब होता रहता है? रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें लास्ट तक रीडू अनडू चलते हैं, बिकॉज रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट एंटायर टीम के लिए एक प्रोजेक्ट होता है, बट क्लाइंट के लिए वो उसका एक ड्रीम है, उसका इमोशनल कनेक्ट होता है अपने रेजिडेंस से। उसने रेजिडेंस बनाने से पहले जितना कुछ लाइफ में देखा है, महसूस किया है, ट्रैवल किया है, वो सब कुछ के अकॉर्डिंग वो चाहता है मेरा रेजिडेंस मेरे कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा हो, सेफ हो, सिक्योर हो, और अपनी जो भी उसके डेली रूटीन की रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से वो फिट बैठता हो। तो ड्राइंग्स के दौरान हम बहुत अच्छे तरीके से उनको समझाने की कोशिश करते हैं, बट 100% वो विजुलाइज नहीं कर पाते, और इस चीज़ का हमें ख्याल रखना पड़ता है। ये हमारी ड्यूटी बनती है कि जो उन्हें फाइनल प्रोडक्ट चाहिए वो उनको मैक्सिमम सेटिस्फाई कर सके। तो ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन जैसे जैसे प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है, स्पेसेस तैयार होने लगते हैं, उन्हें नज़र आने लगता है, तो उन्हें कुछ चीज़ों में समझ में आता है कि ये शायद वैसा नहीं है जैसा मैं चाह रहा था। और ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन वो जहाँ ट्रैवल कर रहे हैं किसी स्पेस को, उनको देख के लगता है कि यार मेरा स्पेस ऐसा बन रहा है, अच्छा बन रहा है, पर अगर ऐसा बन जाता है तो और ज़्यादा अच्छा होगा, मेरे लिए ज़्यादा सिक्योर्ड होगा, ज़्यादा सेफ होगा। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में एंड मोमेंट तक चेंजेस चलते रहते हैं। अंकुर सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि होटल्स की बात करें, रिजॉर्ट्स की बात करें, यहाँ पर भी क्या वास्तु जो है वो देखा जाता है, और वास्तु के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करने में कुछ फैसिलिटीज़ से, कुछ एस्थेटिक्स जो लुक हैं, इससे क्या कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है? रिजॉर्ट प्रोजेक्ट्स में वास्तु देखा जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा डीपली नहीं। उसकी लोकेशंस होगी, ब्लॉक वाइज लोकेशन, तो हम लोग प्लेसमेंट उस तरह से करते हैं ताकि वास्तु उसको कंप्लायंस को भी फुलफिल कर सकें। जैसे वाटर से रिलेटेड, जैसे स्विमिंग पूल है तो उसको नॉर्थ ईस्ट में रखना है, या फिर कुछ हाई राइज कुछ ब्लॉक्स हैं तो उनको साउथ वेस्ट में रखना है, क्योंकि वास्तु में पूरे तरह से होटल रिजॉर्ट में नहीं कर सकते कि वॉशरूम हर रूम के साथ आएगा, तो उसको मैं वास्तु के अकॉर्डिंग सेट नहीं कर सकता, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर ब्लॉक की। हम ब्लॉक वाइज कुछ प्लेसमेंट्स कर लेते हैं, तो 100% वास्तु तो नहीं, लेकिन हाँ क्लाइंट की भी डिमांड होती है, प्लस क्योंकि वो उसका बिजनेस भी है, तो बिजनेस मॉडल, तो जितना वास्तु कंप्लायंस कंप्लीट कर सकते हैं वो हम लोग करते हैं। अब डिज़ाइन की बात कर लेते हैं कि डिज़ाइंस में आजकल देख रहे हैं सस्टेनेबल इको फ्रेंडली टेक्निक्स जो है बहुत डिमांड में आ रही हैं, तो क्या होती हैं, थोड़ा आप व्यूअर्स को बताएं आपके सरल शब्दों में, और कैसे इस काम को करते हैं आप? इसलिए सस्टेनेबल इको फ्रेंडली, अगर मैं इसकी बात करूँ, मतलब पर्यावरण मैत्री, इसके नाम में ही छुपा हुआ है ये सब चीज़ें। हम लोग आज, क्योंकि पहले टिपिकल डिज़ाइन ब्रिक से कंस्ट्रक्शन करना है और ये सब चीज़ें करनी है, तो वो
एक टाइम तक सही था, लेकिन अब इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो चुका है तो उसको अब लोग अवेयरनेस भी इसकी वजह से कर रहे हैं, रिसाइकिल मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। जैसे आपके कंस्ट्रक्शन में बात करें तो आपके एनर्जी सेविंग के लिए सोलर प्लांट यूज़ करते हैं। सोलर एनर्जी के थ्रू हमारे को 100% पे जाते हैं, क्योंकि जो हम एनर्जी जितनी यूज़ कर रहे हैं उतनी हम डेवलप भी कर रहे हैं, तो वो है। प्लस आपके वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, क्योंकि पानी को लेके हम लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हैं, तो वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर लेवल को आप करने के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं। मटेरियल्स में हम लोग कर रहे हैं, तो मटेरियल्स रिसाइकिल मटेरियल जैसे फ्लाई ऐश ब्रिक्स का यूज़ करना अभी कुछ पार्ट में मेजरली प्रोजेक्ट्स में यूज़ हो रही है, लेकिन रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में नहीं होती हैं, तो वो एक चैलेंज है हम लोगों के लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी। तो हम लोग अवेयर करने की कोशिश करते हैं और ये करना भी चाहिए, क्योंकि आगे फ्यूचर जो हमारी जनरेशन के लिए है, एनवायरनमेंट इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपके रिसाइकिल इंजीनियर वुड यूज़ करते हैं, तो वो हम लोग प्रेफर भी वही करते हैं, जिससे हमारे जो पर्यावरण को सबसे ज़्यादा जो अच्छे रखते हैं, पेड़, ट्रीज़ हैं, जो ये सब चीज़ें हैं वो कटना कम हो। कुणाल सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, बात करते हैं आर्किटेक्चरल डिज़ाइंस की, तो लोकल प्रोडक्ट्स जो हैं और क्राफ्ट्समैनशिप जो होती है, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस मानते हैं आप? लोकल प्रोडक्ट्स और क्राफ्टमैनशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे आर्किटेक्चरल डिज़ाइन में, एग्जीक्यूशन में। लोकल प्रोडक्ट जैसे अभी सर ने बताया कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट का यूज़ हो रहा है, तो लोकल प्रोडक्ट अपने आप में इको फ्रेंडली है। लोकल प्रोडक्ट आपके पास लोकली अवेलेबल है, तो लेस ट्रांसपोर्टेशन में आपके पास पहुंचेगा, तो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो कार्बन एमिशन होता है वो लेस हो गया, तो अपने आप ही इको फ्रेंडली है। लोकली अवेलेबल है, इसी एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट है, तो यहाँ सस्टेन करेगा ही, तो सस्टेनेबल प्रोडक्ट है। लोकल प्रोडक्ट से आपको टाइम की बचत होती है, आपको जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। और क्योंकि आप लोकल प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो तो आपको कॉस्ट वाइज भी इकोनॉमिक पड़ेगा, और आप अपने एरिया की इकोनॉमी को भी सपोर्ट कर रहे हो लोकल प्रोडक्ट यूज़ करके। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट है अगर आप अपने प्रोजेक्ट में लोकल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो तो। और क्राफ्टमैनशिप भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। जैसा छत्तीसगढ़ में हम एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर रहे थे, तो हमने वहाँ की जो लोकल बस्तर आर्ट है उसको हमारे डिज़ाइन में इन्वॉल्व किया, उससे हमने अपने डिज़ाइन को बहुत बेहतर बनाया। तो वहाँ के जो लोकल क्राफ्टमैन्स थे उन्होंने हमारे डिज़ाइंस को इतनी खूबसूरती से तैयार किया कि वो चीज़ बहुत लोगों से हमें उसके लिए बहुत तारीफ़ मिली। और जैसा कि राजस्थान में अपने हेरिटेज प्रोजेक्ट्स बनते हैं, तो यहाँ के जो लोकल क्राफ्ट्समैन हैं जो उन चीज़ों को तैयार करते हैं, उनके द्वारा तैयार की हुई चीज़ें प्रोजेक्ट की खूबसूरती को बहुत ज़्यादा बढ़ाती हैं। तो ये दोनों चीज़ें ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला सवाल आप दोनों के लिए आप बताएं कि आजकल शहरों के बाहर जो है होटल्स का, रिजॉर्ट्स का कल्चर बढ़ रहा है, लोग भीड़ भाड़ से जो है बाहर जाके जो है ख़ुद को नेचर के करीब जो है कैसे रख सकते हैं, आप क्या बताएं? क्योंकि आपने भी स्काईलाइन प्लानर्स ने भी अब तक बहुत सारे रिजॉर्ट्स जो हैं डिज़ाइन किए, तो आप कैसे देखते हैं इसको कि ये कॉन्सेप्ट कितना चलेगा? इसमें रिजॉर्ट्स और होटल कल्चर वही फैमिली, एक सब तरह की फैमिलीज़ हमारे इंडिया में हैं, मतलब लोअर इनकम से लेके हायर मिडिल इनकम से। तो किसी के पास स्पेस अगर नहीं है, बहुत छोटा स्पेस है, तो उसको उतना ग्रीन बिल्डिंग, लेकिन उसको वो एनवायरनमेंट चाहिए, तो उसके लिए वो प्रेफर करता है कि नियरेस्ट जो भी रिजॉर्ट्स हैं वहाँ पे जाके अपनी फैमिली को उस फीलिंग को दे सके, क्योंकि वो सारी चीज़ें हम एक घर के अंदर वो प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो इसलिए ये कल्चर थोड़ा सा बड़ा है। और जैसे हमने रिसेंटली एक अजमेर में एक प्रोजेक्ट किया है, तो वो हिल पे, तो नया रेजिडेंस के अंदर वो अपन फीलिंग नहीं दे सकते, हमने एक पहाड़ के ऊपर उसको डेवलप किया है। तो उसका व्यू प्लस उसके साथ जो डेवलपमेंट है, हमने लोकल मटेरियल्स यूज़ किए हैं वहाँ पे। हमने जितना भी रिसाइकिल मटेरियल, चाहे हेलीकॉप्टर है, उसके साथ हमने एक डाइनिंग एरिया डेवलप किया है। ऐसे ही हमने सबमरीन जो नया एक उनको वो दिया है, जो चीज़ें उन्होंने देखी नहीं है उसको कैसे डेवलप करें, तो वो वहाँ पे ही हो सकता है। इसलिए रिजॉर्ट का कल्चर बढ़ रहा है। हर आदमी अपने काम से क्लटर्ड रहता है, तो उसे एक ब्रेक चाहिए, वो उसके ब्रेक के लिए उसको आउटडोर लिविंग स्पेसेस की ज़रूरत होती है। तो इसलिए इस तरह की चीज़ों का कल्चर बहुत बढ़ रहा है। हम अपने काम से ब्रेक लेने के लिए बहुत लंबा टूर प्लान नहीं करते, कोई छोटा सा वीकेंड प्लान करते हैं या 1 नाइट प्लान करते हैं। तो शहर के बाहर ही किसी जगह पे जाके आपने स्टे किया, आपने पूरा दिन आप रिलैक्स हुए अपने काम से, और उसके बाद फिर आप वापस फुल ऑफ एनर्जी होकर वापस से अपने काम पे लगते हैं। तो ये प्रोजेक्ट इसलिए भी ज़रूरी होते जा रहे हैं इन दिनों बहुत ज़्यादा। राइट, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि पोर्ट ब्लेयर में भी आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें कंस्ट्रक्शन जो है बैम्बू के अराउंड ही रहने वाला है, उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्या यूनिकनेस रहेगी उसकी? ये प्रोजेक्ट एक बहुत ही अच्छी लर्निंग है हमारे लिए। इनिशियली ऐसा नहीं था, ये कंक्रीट में ही डिज़ाइन था पूरा प्रोजेक्ट, बट ड्यूरिंग द कॉन्सेप्ट स्टेज और जो हमारे क्लाइंट हैं उनके विज़न के चलते हमने इसको बैम्बू में डिज़ाइन करने का जो है फैसला लिया। और
जब इसको हम बैम्बू में डिज़ाइन करना हमने शुरू किया तो बैम्बू को हमने समझना शुरू किया, ये दूर से देख के जैसा लगता है वैसा नहीं है, बहुत वास्ट वैरायटी है, बहुत ही मतलब इसको बहुत समझ के यूज़ करने वाला प्रोडक्ट है ये। और अगर हम इसे अच्छी तरीके से समझ के यूज़ करते हैं तो ये एक लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट है। इसके जो स्ट्रक्चर्स बनने वाले हैं उनकी एज अप टू 40 ईयर्स तक है। और इसको स्टडी करने के लिए हमने आसाम, गुवाहाटी के फॉरेस्ट एरियाज़ जहाँ में बैम्बू की खेती होती है वहाँ पे हमने रिसर्च किया जाके, और वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे समझा। नागालैंड में, गुवाहाटी में हमारे इसके ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं जो गवर्नमेंट सर्टिफाइड हैं, उनसे हमने कंसल्ट किया और उन्हीं से ही हमने बैम्बू को प्रोक्योर करने की कोशिश की। इससे और आगे बढ़ के हमने बाली, वियतनाम विज़िट किया। अगर आप बाली विज़िट करेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत बैम्बू में बने हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं और वहाँ बहुत अच्छे तरीके से प्रोफेशनल्स हैं जो इस काम को कर रहे हैं। हम लोगों ने उनके साथ एसोसिएशन किया, उनकी वर्कशॉप्स अटेंड की, तो समझ में आया कि इस मटेरियल को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी मटेरियल में जब आप डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो उसके इम्प्लीमेंटेशन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बैम्बू का ट्रीटमेंट से लेके बैम्बू के एग्जीक्यूशन तक हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझा है। और ये एक पब्लिक प्रोजेक्ट है तो इसमें बहुत अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स होने वाले हैं। पोर्ट ब्लेयर में वहाँ के इंफॉर्मेशन सेंटर्स बनेंगे, वहाँ आर्ट गैलरीज होंगी, वहाँ फूड कियोस्क होंगे जहाँ पे डेली रूटीन में पब्लिक का आना जाना होगा। और ये अपने आप में एक अच्छा यूनिक प्रोजेक्ट बनने वाला है। इसको हम IIT NIT से सर्टिफाइड भी करवा रहे हैं, तो हमारे लिए भी एक अच्छा माइलस्टोन होने वाला है। राइट, तो आपको बहुत बधाइयाँ। अब आगे बढ़ते बात करते हैं कि रेस्टोरेंट की जो आपने डिज़ाइन किया, जो पर्शियन जो आर्किटेक्चर होता है उससे इंस्पायर्ड है। तो ये जो पर्शियन हुआ, इजिप्शियन हुआ, राजस्थानी हुआ, ये सब आप जो है, राजस्थानी तो खैर आप यहीं के ही हैं, लेकिन ये है कि ये सब आप ट्रैवल करते हैं तो दिमाग में आता है ऑफिस में बैठ कर के आप कुछ नया सोचते रहते हैं लगातार? ऑफिस में बैठने के सोचने की कोशिश करते हैं, बट ट्रैवल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपको नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलती हैं, नई इम्प्लीमेंटेड स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, नए मटेरियल्स देखने को मिलते हैं, और मेन बात आप उनके लाइव यूजेस देखते हो तो आपको समझ में आता है कि किस चीज़ को किस किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। और उससे फिर हमें खुद को भी एक्सप्लोर करने का आइडिया मिलता है कि किसी मटेरियल को हम इससे भी और अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ट्रैवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इक्वली इंपॉर्टेंट हमारे ट्रैवल के इक्वली इंपॉर्टेंट क्लाइंट का भी ट्रैवल है। और पर्टिकुलरली इस रेस्टोरेंट की अगर मैं बात करूं तो क्लाइंट वाज वेल ट्रैवल्ड, तो बहुत इजी वे में हम उनको समझाने में, वो हमें समझाने में सक्सेस रहे, और ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छी तरीके से बन के निकला है, आपके सामने है। राइट, अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ अंकुर सर कि रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स की बात करें, आजकल विलास का कॉन्सेप्ट भी आ गया है, लेकिन विला के नाम पर किसी भी साइज़ में कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि एक स्टैंडर्ड विला का साइज़ आप क्या मानते हैं, कितना होना चाहिए? तो विला के नाम पे स्टैंडर्ड विलाज अगर मैं बात करूं तो उसमें कैटेगरी वाइज होता है कि जैसे अब अपनी EWS फैमिली से लेके फिर मिडिल इनकम ग्रुप हो गया, हायर इनकम ग्रुप हो गया। मिडिल इनकम ग्रुप के लिए एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड के लिए विला साइज़ 150 से 250 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट साइज़ होना चाहिए, जो उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है, साइजेस को फुलफ़िल करता है, जो रूम साइजेस चाहिए। क्योंकि आजकल थोड़ा सा कुछ चेंज हुआ है, कोविड के बाद भी काफ़ी चेंजेस हुए हैं, लोगों को थोड़ा सा स्पेस चाहिए, उनको प्राइवेट एरिया अपना पर्सनल चाहिए। तो हर रूम के साथ फैमिली के अंदर ही हो गया, बच्चों को अपना प्राइवेट एरिया चाहिए। तो साइजेस बड़ी हैं तो उनको जो साइज़ चाहिए तो मिनिमम इतना चाहिए। अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर बात करें तो वो साइज़ आपकी मतलब 50 स्क्वायर यार्ड से लेके 90 स्क्वायर यार्ड, 100 स्क्वायर यार्ड तक वो जाता है। तो उनके केस में वो साइजेस उस हिसाब से मेंटेन होती है। फिर हायर इनकम ग्रुप में तो फिर विलास जो पार्ट है वो उनका वैल्यूएशन नहीं है। उनके अगर टाइप में बात करते हैं तो वो सिटी वाइज चेंज हो जाता है। अगर मैं मेट्रो सिटीज़ की बात करता हूँ तो वहाँ पे विला साइजेज जो जाती हैं तो 400 से 500 स्क्वायर यार्ड तक भी जाती हैं। क्यों? क्योंकि उनको लिविंग स्टैंडर्ड उनका हाई है। वो उसमें भी कैटेगरीज़ हैं कई सारी। तो एवरेज अगर मैं बात करूँ मेजरली अपने विला साइज़ जो अपने इसमें बात करते हैं तो 150 to 250 स्क्वायर यार्ड का स्टैंडर्ड साइज़ है जो होना चाहिए। आप दोनों के लिए एक सवाल है मेरा कि एक नए प्रोजेक्ट की बात करते हैं, उसकी डिज़ाइनिंग एग्जीक्यूशन करना जो है, मैं जानना चाहता हूँ वो ज़्यादा इजी है या चैलेंजिंग है, या फिर वो जो एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है उसको रेनोवेट करना जो है ज़्यादा चैलेंजिंग है या इजी है? कैसे देखते हैं आप? देखो, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट को रेनोवेट करना बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है किसी भी तरह से, क्योंकि उसमें
एक तो कंस्ट्रक्शन जो पहले का हुआ है उसकी हमको स्टडी करनी होती है, किस तरह से क्या कंस्ट्रक्शन हुआ है, कितने साल पुराना है। फिर जब और उसमें भी स्टडी करने के बाद भी जब हम उसको डिसमेंटल करके फिर जो एडिशनल ऑल्ट्रेशन करते हैं तो वो भी चैलेंजिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि वो डिसमेंटल होने के बाद पता चलता है कि स्ट्रक्चर किस तरह का था पहले, तो वो फिर हमारे डिज़ाइन चेंजेस वापस करने पड़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग करने पड़ते हैं। फिर रिक्वायरमेंट जो एक मान लो रेजिडेंशियल में करता हूँ तो रिक्वायरमेंट एक क्लाइंट की जो होती है तो उससे उसको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा ऑब्वियसली। पर कॉस्ट वाइज अगर बात करें तो कॉस्ट वाइज बहुत कम नहीं पड़ता है। हम अगर मैं डिसमेंटल पूरा कंप्लीट करके और फिर वापस से स्टार्ट करूँ तो उसकी क्वालिटी प्लस उसकी लाइफ वो ऑब्वियसली ज़्यादा होगी उस कंस्ट्रक्शन की, जो कि डिसमेंटल प्रोजेक्ट की नहीं होगी। तो चैलेंजेस हमारे को डिसमेंटलिंग करके रिनोवेशन वाले प्रोजेक्ट में काफ़ी आते हैं। क्या बात है। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि 18 साल एक बहुत बड़ा समय होता है इस इंडस्ट्री को जो आप दे चुके हैं, तो पिछले कुछ सालों में बात करें, आर्किटेक्चरल ट्रेंड्स की बात करें, घरों में जो है इसका एक ट्रेंड आ रहा है, क्या आपने मेजर चेंज जो एक्सपीरियंस किया इन 18 सालों में? घरों के डिज़ाइनिंग में बहुत चेंजेस आ चुके हैं और आते भी रहेंगे। जैसे जैसे हम लोगों का लाइफस्टाइल चेंज होगा वैसे वैसे हमारे घरों की डिज़ाइनिंग चेंज होगी। लोगों को अब सिट आउट एरियाज अपने घर में चाहिए, आउटडोर लिविंग स्पेसेस अपने घर में चाहिए, नियर टू नेचर चाहिए घर अपना। तो ये वो सारी चीज़ें जो जब हमने कैरियर स्टार्ट किया तब ये इनकॉर्पोरेट नहीं होती थी चीज़ें। विंडो साइजेस सबको बहुत बड़े चाहिए, नेचुरल लाइट सबको बहुत ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, और सबको अपने घर में भी प्राइवेट स्पेसेस चाहिए अपने लिए। ड्रेसिंग एरिया सबको अपने बहुत बड़े चाहिए आज की डेट में। किचन एक ऐसा एरिया है घर का जो पूरे प्रोजेक्ट से सेपरेट होता है। किचन एक अलग प्रोजेक्ट होता है, बाकी घर एक अलग प्रोजेक्ट होता है। और किचन में भी बहुत चेंजेस आ गए हैं समय के साथ में, और ये मैं ये कहता हूँ ये सारे चेंजेस जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल चेंज होगा ये सारे चेंजेस आते रहेंगे। टाइम के साथ में चेंज होता रहेगा। अंकुर सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि रॉयल रोड रणथंभौर की बात करें, ग्रैंड ओनियारा की बात करें, दोनों ही इन प्रोजेक्ट में राजस्थानी जो हमारी रॉयल आर्किटेक्चर है उसकी झलक देखने को मिलती है। क्या कारण आपको समझ में आता है कि ये डिज़ाइंस जो हैं कभी पुराना फील नहीं होने देते हैं, कोई न्यूनेस बनी हुई है? देखो ये राजस्थान है और राजस्थान रॉयल सिटी रही है हमेशा से। और राजस्थान में जो राजस्थान का आर्किटेक्चर है तो ये कभी भी पुराना फील नहीं होने देता और आपको एक लग्जरीनेस फील कराता है। तो बाहर से भी कोई यहाँ पे जो गेस्ट आना चाहता है तो आता है, तो सबसे पहली प्रेफरेंस उसकी होती है कि यहाँ के स्टाइल, यहाँ का आर्किटेक्चर, इस तरह के प्रोजेक्ट्स को एंजॉय करना। उसको वो फील होता है कि वो एक रॉयल फैमिली की तरह से वहाँ पे रह रहा है। तो इसलिए, और इस आर्किटेक्चर में हमको डिज़ाइन करने में भी बहुत इंटरेस्ट आता है क्योंकि इसमें एक तो लोकली आर्ट यूज़ होता है। लोकल आर्ट, जो लोकल आर्टिस्ट है वो उसको भी काम मिलता है, प्लस जो उनकी हुनर है वो निकल के सामने आता है सबके। प्लस अब रॉयल रोड की मैं बात करता हूँ। रॉयल रोड में हमने बहुत सारी चीज़ें करी हैं, उसमें हमने डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट भी यूज़ किए हैं, डिफरेंट टाइप की डिज़ाइन भी यूज़ करी है। हमने राजस्थान और यूरोपियन स्टाइल का फ्यूज़न किया है हमने। तो हमने राजस्थान कल्चर को भी वहाँ पे डाला है क्योंकि क्लाइंट की एक डिमांड थी कि उसको थोड़ा सा यूरोपियन स्टाइल चाहिए, लेकिन हमारी एक डिमांड थी तो हम राजस्थान में कुछ चीज़ बना रहे हैं तो हमको हमारे ट्रेडिशन को नहीं भूलना चाहिए, तो उसके साथ फ्यूज़न किया हमने। प्लस हमने कुछ विलास बनाए जो मड हाउस विलास हैं, जो अब अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात करी थी इको फ्रेंडली और उसकी, तो हमने वो सब चीज़ें भी वहाँ पे यूज़ की हैं। एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग भी बनाई हैं, सोलर पैनल्स भी यूज़ किए हैं। मड हाउस जो हमने एक नया कॉन्सेप्ट, मड हाउस वाले विलास जो बनाए वो भी उसी का ही एक पार्ट है जो लोकल मटेरियल को लेके हमने यूज़ किया है। और ग्रैंड ओनियारा हमारा एक हमारी बहुत इनिशियल स्टेज का प्रोजेक्ट है, हमारा पहला बड़ा प्रोजेक्ट था, तो उससे हमारी अलग फीलिंग्स थी और उसमें जो हमने डेडिकेशन से काम किया तो हमको उस वाले प्रोजेक्ट से सीखने को भी बहुत कुछ मिला। और उसी प्रोजेक्ट से हमने जो राजस्थान आर्किटेक्चर है उसकी बहुत डिटेल में स्टडी करी। वो हमारे लिए मतलब मास्टर प्रोजेक्ट है हमारे इस पर्टिकुलर डिज़ाइन को लेके। उसमें कई सारे लोग जयपुर के जो लोकल आर्टिस्ट हैं उनका इन्वॉल्वमेंट रहा है, और उनमें से एक अनूप जी हैं जिन्होंने हमारे साथ एक आर्टिस्ट, क्योंकि हम भी एक आर्ट उसमें आते हैं, फील्ड में आते हैं, तो उनके साथ काम करके हमारे को काफ़ी कुछ अच्छा लगा। और जो आप देख रहे हैं वहाँ पे आज देखेंगे तो आज इतने साल हो गए उसको बने हुए, आज 10 से 12 साल हो चुके हैं, और आज भी वो उस पर्टिकुलर एरिया में अगर जाओगे तो आपको वो अलग ही दिखता है।
आखिरी में मैं जानना चाहता हूँ, स्काईलाइन प्लानर्स की हम बात करें तो ये वेंचर जो है आप दोनों मिलकर के चला रहे हैं, एक शानदार पार्टनरशिप आपकी चलती जा रही है और चलती रहे, हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं। लेकिन अब मैं जानना चाहता हूँ आखिरी में जाते जाते आप दोनों की स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आप इनकी बताएं और आप इनकी बताएं। इनका जो नेचर है किसी भी छोटे से छोटे डिसीजन पे पहुंचने से पहले डीप डिस्कशंस का, कि हम बैठ के उसको अच्छे तरीके से डिस्कस कर लें, सॉल्व कर लें, उसके बाद डिसीजन पे पहुंचे, चाहे वो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए हो। जब तक वो प्रॉपर्ली डिस्कस नहीं हो जाता, चाहे डिसीजन पेंडिंग रह जाए, तब तक उसको क्लोज नहीं करना अपने आप में इनकी स्ट्रेंथ बन जाता है। क्योंकि आफ्टर डिस्कशंस जब आप किसी चीज़ पे पहुँचते हो तो वो ऑब्वियसली बहुत बेहतर ही होता है। और दूसरा, ये पूरी टीम को साथ में लेके चलने का जो इनका नेचर है, ये स्काईलाइन की स्ट्रेंथ है। क्या बात है, आप क्या कहेंगे? टीम के साथ जो है, टीम से जो आउटपुट निकलवाना है वो इनकी स्ट्रेंथ है। स्ट्रेंथ नहीं, मैं ये बोलूँगा कि उनको एक्सपर्ट ये कर रहे हैं, अपना जो नॉलेज है वो उनको देते हैं। अब दोनों का तरीका अलग है, मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से करता हूँ, लेकिन इनकी स्ट्रेंथ, उससे जो वो सीखती है टीम और हमारे को स्काईलाइन को जो डिलीवर करती है वो वाला। प्लस हमारे एडमिनिस्ट्रेशन वाले पार्ट में देखें तो कुणाल जी की बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, हमारे फाइनेंशियल और वो सारी एडमिनिस्ट्रेशन, इस चीज़ ये जो कुणाल जी हैंडल करते हैं, तब जाके ही कंपनी ग्रो करेगी। देखो सिर्फ प्रोजेक्ट लाना या काम करने से काम नहीं होता है, उसके साथ फाइनेंशियल भी जुड़ा रहता है, तभी कंपनी ग्रो करती है। कंपनी को ग्रो करने में जो इनकी स्ट्रेंथ रही है उसको कोई भी, मतलब मैं भी पूरा नहीं कर सकता उसको। क्या बात है, तो आप दोनों ऐसे ही एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते रहें। स्काईलाइन प्लानर्स जो है ऐसे ही ग्रो करता रहे, आप शानदार प्लानिंग करते रहें, एग्जीक्यूट करवाते रहें। दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बड़ा मज़ा आया आपके साथ बात करके और आपके बारे में और आपकी फील्ड के बारे में आज हमने बहुत कुछ जाना सीखा। थैंक यू। थैंक यू। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में धीमा कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट्स दी आर्किटॉक्स के। मैं आरजे कार्तिक माय एफएम से अभी आपसे अलविदा लेता हूँ। सुनते रहिए माय एफएम, चलो अच्छा सुनते हैं।